नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी कह रहे थे कि मैम मंथली करंट अफेयर लेकर के आइए, तो फाइनली मंथली करंट अफेयर आपका आ चुका है मई मंथ का, जिसमें हम मई मंथ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे मंथ में रहे हैं उनको हमने कंपाइल किया है और साथ ही साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें मेन रही हैं उनको हाईलाइट किया है, तो ताकि आपका एग्जाम, जैसे कि आप सभी को पता है कि डेट आ चुकी है, यूपी का कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें आपको 27 अक्टूबर को आपका पीसीएस होना है और 22 दिसंबर को आपको आरओ का एग्जाम होना है। तो इस स्थिति में आपको अपनी जो प्रिपरेशन है और ज़्यादा अच्छी करनी है। बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं होंगे इसमें, 30 से 40 आपकी न्यूज़ेस रहेंगी जो इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से शायद क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जिसको भी चाय, नाश्ता, नमकीन, बिस्किट खाना हो लेकर के बैठ जाइए। हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं क्या हो जाती है। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ है हमारी गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। चलो, 5 जून को हम क्या बनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं ना, जो अभी आपका कल गया है। तो इस बार सबसे पहले शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ। आंसर जरूर देना मुझे कमेंट बॉक्स में, कल ही गया है। तो मुझे बताओ इस बार की जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी वो क्या थी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर भूलना नहीं। चलिए, पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया है आलोक शुक्ला जी को, और ये छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक भी रहे हैं। आलोक शुक्ला जी एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, इनका क्या नाम है, आलोक शुक्ला जी इनका नाम है। इन्हीं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 दिया गया है। चलिए, अब क्या ये पहले भारतीय है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है? तो नहीं, इससे पहले 7 भारतीयों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है और भारत में सबसे पहले यह पुरस्कार जो दिया गया था, ये दिया गया था मेधा पाटकर जी को वर्ष 1992 में, ठीक है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन जो है इनकी सुरक्षा के लिए और लोगों को इससे संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए कार्य किया। हसदेव जंगल जो उनको बचाने के लिए कार्य किया गया, तभी क्या है इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब इस पुरस्कार को देने का उद्देश्य क्या होता है, कौन यह पुरस्कार देता है, तो चलिए समझ लेते हैं। रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन द्वारा यह आपका शुरू किया गया था 1989 को, ठीक है। और सबसे पहले 1990 में इसे दिया गया गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन के द्वारा। शुरुआत 1989 में हुई। पहला पुरस्कार कब दिया गया, 1990 को, किसके द्वारा, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो भी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो उद्देश्य ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बैठी जो कमेटीज है पर्यावरण से रिलेटेड जो कार्य करे, उनका ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो, उनकी समस्याओं को वो समझे और निवारण के लिए उनको और भी ज्यादा सहायता प्रदान करे, फंडिंग प्रदान करे, ताकि वो अपना कार्य आसानी से कर पाए, ठीक है। इसे हम ग्रीन नोबल के नाम से भी जानते हैं। नोबल बहुत ही ज्यादा आपने देखोगे महत्वपूर्ण प्राइजेस होते हैं, तो वैसे ही ये जो आपका गोल्डमैन पुरस्कार है ये ग्रीन नोबल के नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। सेकेंड न्यूज की बात कर लेते हैं हम, किसकी, रैमपेज मिसाइल। देखिए, हाल ही में इस रैमपेज मिसाइल को भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था, इसलिए ये आपकी चर्चा में थी। इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक ये हो जाती है कि इसे विकसित किसके द्वारा किया गया है, इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 मिसाइल भी इसको हम कहते हैं। थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन जान लेंगे इसका, ये कार्य कैसे करती है। देखिए, ये लंबी दूरी से हवा से जमीन पर वॉर करती है और ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। यह मिसाइल 250 किलोमीटर की रेंज में मौजूदा जो लक्ष्य हैं उनको भेज सकती है। ये एयर डिफेंस सिस्टम में छुपकर भी हमला कर सकती है। इसे एंटी जैमिंग क्षमताओं के साथ जीपीएस और आईएनएस गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है। और बात करें इसके वजन की तो 570 किलोग्राम इसका वजन होने वाला है। चलिए, आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। देखिए, इस तरह की कोई भी न्यूज यदि आपकी आती है तो वो अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां पर बात की जा रही है दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की। आरओ के एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो आपका खोज किया गया है ये मैक्सिको में की गई है और इस जो ब्लू होल है जो खोजा गया उसका नाम है तामजा ब्लू होल, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या नाम है, तामजा ब्लू होल। मैक्सिको में दुनिया की सबसे
गहरे ब्लू होल की खोज हुई है। आगे बात कर लेते हैं। यह ब्लू होल युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर चेतुमल खाड़ी में स्थित है। ये चेतुमल खाड़ी अब न्यूज में आई है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए न्यूज का कैसे आप न्यूज रीड करते हो, चलो मुझे बताओ। देखिए जब भी हम न्यूज रीड करते हैं ना कि यहाँ पर ये हो गया, इस अभ्यारण्य में जो है इस बाघ की मृत्यु हो गई है, संख्या कम हो गई है, यही चीजें हो गई है, यहाँ पर कोई डिजास्टर क्रिएट हो गया है जिससे इतने जीव मर गए, तो हमारे लिए वो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि इतने जीव ये डिजास्टर आया। इंपॉर्टेंट हमारे लिए उस टाइम वो बाघ अभ्यारण्य हो जाता है, वो नेशनल पार्क हो जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, कहां पर वो स्थित है, कितने और नेशनल पार्क है वो वहां पर, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे एक तो ब्लू होल वो तो इंपॉर्टेंट है ही हमारा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ गई आपकी चेतुमल खाड़ी। तो इस तरीके से हमें न्यूज जो होती है हमारी बेसिकली रीड करनी होती है। देखिए कई बार बहुत सारी न्यूज़ आती है ना जिसमें हमें लगता है यार इस हेडलाइन में क्या है, कुछ तो नहीं है, लेकिन हम जब न्यूज को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे अधिनियम लिखे होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखे होते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एक लाइन कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसके अंदर का मैटर और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है व्हेनेवर वी आर गोइंग टू रीड करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। समुद्र तल से ये कम से कम 1380 फीट और 420 मीटर नीचे स्थित है। यह दुनिया में पानी के नीचे का सबसे गहरा सिंक होल बताया जा रहा है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के जो नाम चेंज किए गए हैं, ठीक है, लोगों ने और भी बहुत कुछ चेंज कर दिया है लोकसभा चुनाव में, ठीक। अयोध्या की यदि मैं बात करूं तो किसी को शायद ही अंदाजा हो कि भाई क्या हुआ है, लेकिन उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आपको क्या रीजन लगता है मुझे जरूर बताना कि क्या कारण रहे हैं इसके, क्यों ऐसा हुआ है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में बात की जा रही है अमेठी की, तो चलो मुझे ये बताओ कि अमेठी लोकसभा चुनाव में इस बार कौन जीता है और कौन हारा है, आपकी क्या राय है इसको लेकर के, सही है गलत है, और साथ ही साथ मुझे ये भी बता दो कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हो जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट किया है और कितने ऐसे हो जिन्होंने आज तक वोट नहीं किया है। देखिए अमेठी से 8 रेलवे स्टेशनों के नामों में परिवर्तन कर दिया गया। अभी कौन कौन से थे चलिए देख लेते हैं। पुराना नाम और इधर दिया गया है आपका नया नाम। पुराना नाम है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नया नाम रखा गया है तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन। पुराना नाम था आपका कासिमपुर हाल्ट, इसका नाम है आपका जायस सिटी रेलवे स्टेशन। जायस शहर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है, गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन। इसके बाद आता है आपका बानी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम रखा गया है स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन। मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है मां कालीकन धाम रेलवे स्टेशन। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है महाराजा बिजली पासी रेलवे स्टेशन। अकबरगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम रखा गया है मां अहोरवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। और वारिसगंज रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन। तो अभी आपको ये समझ में आएगा कि जो रेलवे स्टेशन है इनका नाम चेंज करके वहां के जो स्पेसिफिक या फिर कोई मंदिर था या फिर वहां के स्पेसिफिक कोई पर्सन थे जिन्होंने कार्य किया उनके नाम पर रख दिया गया है, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की प्रक्रिया। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपना प्रस्ताव जो है वो भेजना होता है। किसके द्वारा, राज्य सरकार भेजेगी। कहां पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय में प्रस्ताव। इसके बाद यहां पर 3 लोग इसका परीक्षण करेंगे, गृह मंत्रालय की भारतीय सर्वेक्षण विभाग, रेल मंत्रालय और डाक विभाग, ये तीनों ही इसका सर्वेक्षण करेंगे, सहमति जता देंगे। उसके बाद रेलवे स्टेशन का नाम आपका परिवर्तित हो जाता है। बात करेंगे हम एंटारेस तारे के बारे में। देखिए यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने चंद्रमा में एंटारेस तारे के सामने से गुजरने की एक तस्वीर ली, इसलिए ये आपका जो एंटारेस तारा है ये चर्चा में आ जाता है। देखिए यह स्कॉर्पियस तारामंडल का भाग है और इसे तारामंडल में सबसे चमकीला तारा कहा जाता है, ठीक है। इसे अल्फा स्कॉर्पियो के नाम से भी हम जानते हैं। ये आकाश में 15वां सबसे चमकीला तारा है और यह सूर्य से 10,000 गुना अधिक चमकीला है। सबसे बड़े ज्ञात तारों में से एक है ये, जिसका व्यास सूर्य के व्यास से 700 गुना है, ठीक है। इसलिए आपका एंटारेस
तारा जो था वो चर्चा में हो जाता है। इसमें जानने वाली बात इतनी ही है। चलिए आगे बात करते हैं प्ले ट्रू अभियान। आखिर ये अभियान क्या है? इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा, प्ले ट्रू यानी कि जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो क्या है, ईमानदारी से खेले, डोपिंग यहाँ पर ना करे, कोई भी ऐसी दवाइयां ना ले जिससे उनको अलग से शक्ति मिल रही है या इस तरीके की चीजें मिल रही है। तो ये था एक तरीके से डोपिंग को रोकने से रिलेटेड अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर एथलीटों को ये बताया जा रहा है कि आप जो गेम खेल रहे हो उसको ट्रू होकर के आप खेलिए। तो हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा, इन्होंने प्ले ट्रू अभियान संचालित किया। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि भारत में स्वच्छ खेल और डोपिंग जो रोधी कार्य प्रणाली है इसके महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। और इस अभियान में देश भर के एथलीटों, प्रशिक्षकों, खेल प्रेमियों ने भागीदारी भी दिखाई है। इस अभियान के दौरान डोपिंग रोधी नियमों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया, लोगों को जागरूक किया गया और बताया गया कि कैसे हमें इन चीजों को देखना है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की। तो वर्ष 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्वास्थ्य आपातकाल क्यों लगाया गया, क्या रीजन था, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, मंकी पॉक्स, एम पॉक्स के पहले मंकी पॉक्स जो था उसको हम जानते थे इस तरीके से। तो यही कारण था कि वहां पर एम पॉक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो एम पॉक्स के बढ़ने के कारण ही यहाँ पर क्या किया गया है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। चलिए, ये क्या है, एक दुर्लभ बीमारी है बेसिकली। अब हमारे लिए यहाँ पर ये तो हमें पता चला कि क्या रीजन था यहाँ पर आपातकाल घोषित करने का, लेकिन बीमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें इसको पढ़ना है। तो ये किस प्रकार की बीमारी है, ये मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होती है। आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि कहां पर आपातकाल घोषित किया गया। आपसे क्वेश्चन अगर इसमें पूछा भी जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि ये जो मंकी पॉक्स बीमारी है ये किस प्रकार से, कैसी बीमारी है, वायरस से होती है, बैक्टीरिया से फैलती है, किस प्रकार ये, क्या फिर संक्रमित बीमारी, संक्रमण होता है इससे, यानी कि आप एक दूसरे से संक्रमण के थ्रू फैल रही है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये वायरस के कारण बीमारी आपकी होती है। ठीक है, इसका जो संक्रमण है ये पहली बार 1958 में शोध के लिए बंदरों पर देखा गया था, जिसके कारण इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया गया। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कर लेते हैं। तो भाई इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले राजधानी देख लो, तो किनशासा कांगो नदी के किनारे स्थित ये राजधानी है। बेल्जियम से ये स्वतंत्र हुआ था 30 जून 1960 को। कांगो नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, 2 बार उसको डिवाइड कर रही है। मुद्रा की बात करें तो कांगो फ्रैंक इसकी मुद्रा है। ठीक है, आरो में अगर आपसे पूछेगा तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की आपसे राजधानी पूछ लेगा, साथ ही साथ सीमा भी पूछ सकता है। तो भाई सीमा इसकी अफ्रीकी गणराज्य से लगती है, दक्षिणी सूडान से लगती है, युगांडा से लगती है, रवांडा से लगती है, बुरुंडी से लगती है, अंगोला, जाम्बिया और कांगो गणराज्य से लगती है। जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको बता दूंगी, क्योंकि सीमा से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं जो आपके यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024, ये जो व्हीटली गोल्ड अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है असम की वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी को। और ये पुरस्कार इनको पहली बार नहीं मिला है, 2 बार ये पुरस्कार ले चुकी हैं। पहले इनको ये पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2017 में। ठीक है, और अभी नहीं दिया गया है क्योंकि इन्होंने लुप्तप्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क और उसके आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण के प्रयास किए, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, स्टार्क को असम में स्थानीय रूप से हरगिला कहा जाता है और इसी का इन्होंने संरक्षण किया था, इसके आवास का संरक्षण किया, इसलिए इनको यह पुरस्कार मिला। चलिए, व्हीटली गोल्ड पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है ये व्हीटली फंड फॉर नेचर संस्था द्वारा दिया जाता है और इसे वर्ष 2007 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसे हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करेंगे कच्छ अजरख के बारे में। तो हाल ही में गुजरात के कच्छ क्षेत्र के जो कच्छ अजरक है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, दिए जाते हैं। रीजन क्या होता है कि ताकि उस क्षेत्र में जो व्यापार है इससे रिलेटेड, जो हैंडीक्राफ्ट हो या फिर साड़ी हो या फिर कोई खाने की वस्तु हो, उसको हम इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर लेकर के जा सके। वहां पर रोजगार भी बिल्ड होता है, इससे लेबलिंग कर दी जाती है उस प्रोडक्ट की, तो इसकी जो एक तरीके से विश्वसनीयता है लोगों की उस प्रोडक्ट पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब बात करेंगे कच्छ अजरक की। तो ये अजरक कपड़े पर रंगाई की गई एक शिल्प कला है और इसका गुजरात के सिंध, बाड़मेर और कच्छ के क्षेत्रों में विशेष सांस्कृतिक महत्व है। ठीक है,
यह कक्ष के स्थानीय समुदाय के लिए एक प्राचीन प्रतीक है। रबारी, मालधारी और अहीर जैसे खानाबदोश पशुपालक और कृषि समुदाय अजरख मुद्दत कपड़ों को पगड़ी, लुंगी और स्टोल के रूप में पहनते हैं। ठीक, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट रंग है जो इसमें किए जाते हैं। नीला रंग यहाँ पर आकाश को दिखाता है, लाल रंग भूमि को दिखाता है, सफेद रंग सितारों को दिखाता है, इसीलिए इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। आगे बात कर लेते हैं हम जेरेमिया मानेले की, जो कि सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पूछ लेता है भाई आपसे, अभी हाल ही में एक महिला है जिनको कहीं का पहली महिला, ये वहां की शायद राष्ट्रपति चुनी गई हैं, तो आप मुझे बताना कि कौन है वो महिला। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जेरेमिया मालेने को क्या किया गया है? सोलोमन द्वीप का प्रधानमंत्री चुना गया है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम सोलोमन द्वीप के बारे में। राजधानी इसकी होनियारा है, मुद्रा सोलोमन द्वीप डॉलर है। ठीक है, चलिए स्टैंड अलोन प्राथमिक डीलर, ये क्या है? स्टैंड अलोन प्राथमिक डीलर। आरबीआई ने स्टैंड अलोन प्राथमिक डीलरों को विदेशी मुद्रा में वित्त पोषण की अनुमति प्रदान कर दी है और इसीलिए चर्चा में है। अब ये अपनी मूल कंपनियों और उसके द्वारा जो अधिकृत संस्थानें हैं उनसे विदेशी मुद्रा में उधार ले सकती हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। स्टैंड अलोन प्राथमिक डीलर की बात करें तो ये भारतीय सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्रमुख मध्यस्थ होते हैं, मीडिएटर का कार्य करते हैं बेसिकली। ये भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत होते हैं, इसलिए ये ऑथेंटिक होते हैं। इनके सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का लाइसेंस होता है। साथ ही साथ ये अभी तक कॉल, नोटिस टर्म, मनी मार्केट, रेपो बाजार, अंतर कॉर्पोरेट जमा, वाणिज्यिक पत्र और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर से धन उधार ले सकते थे, लेकिन अब विदेशों से भी ये धन उधार ले सकते हैं। बात करेंगे C295 विमान की, तो दूसरा भारतीय जो वायुसेना है उसको C295 विमान प्राप्त हुआ है, इसलिए ये चर्चा में था। सितंबर 2021 में भारत ने 56 एयरबस C295 विमानों को खरीदने के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ समझौता किया था। ठीक है, इन विमानों में से 16 का निर्माण एयरबस द्वारा किया गया है और 40 जो शेष विमान है इसका निर्माण भारत में किया गया है। ठीक, और 56 विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ स्थापित किया गया है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए बात करेंगे हम शक्सगाम घाटी की। शक्सगाम घाटी चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत ने शक्सगाम घाटी में चीन द्वारा सड़क निर्माण का विरोध किया। वहां पर जो सड़क बनाई जा रही थी, निर्मित कर रही थी चीन, क्योंकि आप सभी को पता है कि चीन क्या करता है, हर बार कहीं ना कहीं किसी मुद्दे पर टांग जरूर अड़ाता है। अपनी अरुणाचल प्रदेश आप देख लो, वहां पर उसने 30 प्लेसेस ऐसे थे जिनका नाम चेंज कर दिया क्योंकि उसको लगता है अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, इस वजह से। तो ये क्या कर रहे थे, यहाँ पर शक्सगाम घाटी में चीन सड़क बना रही थी, तो भारत ने इसीलिए उसका विरोध किया है। चीन शक्सगाम घाटी के अघिल दर्रे के पास सड़क का निर्माण कर रहा था। चलिए अब यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि अघिल दर्रा कहाँ है। ठीक, तो इस तरीके से जब भी न्यूज आती है ना, न्यूज में शक्सगाम घाटी आई, शक्सगाम घाटी चर्चा में हो गई, कहाँ पर है, दर्रा आया, कहाँ पर है, किस घाटी में स्थित है, अब आपको पता चल गया। तो शक्सगाम घाटी के अघिल दर्रे में, आपसे अगर पूछा जाए अघिल दर्रा कहाँ है तो शक्सगाम घाटी में। अब शक्सगाम घाटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको हम पढ़ लेते हैं। शक्सगाम घाटी ऐतिहासिक रूप से भारत का हिस्सा है। यह चीन के सिंगजियांग प्रांत और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसकी उत्तर में जो सीमा लगती है वो सिंगजियांग प्रांत दक्षिण और पश्चिम में पीओके के पूर्व सियाचिन ग्लेशियर में लगती है। ठीक, यह लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई घाटी हुंजा गिलगित क्षेत्र का हिस्सा भी है और 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौते के तहत इसे चीन को सौंप दिया था और वर्ष 1963 में भारत ने इस समझौते को नकार दिया, स्वीकार नहीं किया और शक्सगाम घाटी को भारत का हिस्सा माना गया। तो ये चीज थी इसको लेकर के, इसीलिए चाइना कहता है कि जो शक्सगाम घाटी है वो चाइना का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको सौंपा था, क्योंकि पाकिस्तान पीओके के अधिकृत क्षेत्र को अपना मानता था।
हाल ही में अभी न्यूज आई थी जहां पर पाकिस्तान के न्यायालय में कबूल किया गया कि जो पीओके है वो पाकिस्तान का क्षेत्र नहीं है, हमने उसको कब्जा करके रखा है। ठीक है, आप सभी ने न्यूज सुनी होगी, ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं है, 1 वीक पुरानी न्यूज है, आप चाहे तो जाकर के सर्च कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं नक्षत्र सभा के बारे में। तो हाल ही में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा पहल शुरू की। आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि नक्षत्र सभा पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, और यहाँ पर 3-4 स्टेट के जो पर्यटन विभाग है उनका नाम दे दिया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने इसको शुरू किया है। ठीक है, इसमें प्रमुख खगोल पर्यटन कंपनी स्टार स्केप्स के साथ एक समझौता किया है। किसने? उत्तराखंड में। नक्षत्र सभा एक खगोल पर्यटन पहल है। ठीक, इसका उद्देश्य होगा लोगों को जो खगोल पर्यटन है उसका अनुभव कराना, उसे जागरूक करना और लोगों को बताना। इसके तहत गतिविधि क्या है? तो इसमें तारों को देखा जाएगा, विशेष और जो अवलोकन है वो किया जाएगा, और एस्ट्रोफोटोग्राफी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। ठीक है, चलिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की बात करें तो 1976 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका देहरादून में स्थित है। चलिए आगे आ जाते हैं। भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई का बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता हो गया है। तो हाल ही में जो भारत की राष्ट्रीय भुगतान निगम है, इन्होंने यूपीआई जैसी जो तत्काल आपकी भुगतान प्रणाली है इसको विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। यहाँ पर बैंक ऑफ नामीबिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका उद्देश्य है कि नामीबिया में वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाया जाए, इसीलिए कार्य किया गया है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम यूपीआई के बारे में। तो यूपीआई हमारी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा एक विकसित त्वरित रियल टाइम भुगतान है। ये मोबाइल आधारित तीव्र भुगतान व्यवस्था है, आप सभी यूपीआई करते हो। चलो आगे बात कर लेते हैं इसमें किसके बारे में? नामीबिया के बारे में। राजधानी इसकी विंडहॉक है, मुद्रा इसकी नामीबियाई डॉलर है, मकर रेखा नामीबिया से होकर के गुजरती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये 3 चीजें जानने वाली थी आप सभी के लिए। थॉमस एंड उबेर कप की बात करेंगे। चीन ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों में खिताब जीता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थॉमस और उबेर कप किसके द्वारा जीता गया है, अलग अलग है दोनों, थॉमस अलग है, उबेर अलग है, एक महिला के लिए होता है, एक पुरुष के लिए होता है। ठीक है, तो दोनों ही जीते किसने हैं इस बार? चीन ने जीते हैं थॉमस एंड उबेर कप। अगर आपसे पूछे कि किसके द्वारा जीता गया है तो चीन का नाम ही लेना। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? जो चेंगडू चीन में किया गया था। देखिए थॉमस कप की बात करें तो ये थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है। ठीक, ये चीन 11वां थॉमस का जो कप है इस बार उसने उठाया है, जीता है। इंडोनेशिया ने सबसे ज्यादा बार कप जीता है, 15 बार, और इसका आयोजन पहली बार 1948-49 के मध्य हुआ था। भारत ने सिर्फ एक बार ही कप जीता है 2022 में थॉमस कप। उबेर कप की बात करें तो ये 16वां उबेर कप जीत रही है, ये महिलाओं के लिए होता है, और साथ ही साथ इसका आयोजन पहली बार 1956 में हुआ था। भारत ने अभी तक एक भी बार उबेर कप नहीं जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत का पहला मानव रहित बम वर्षक विमान, यानी कि ये क्या होगा? ऑटोमेटिक होगा, इसमें किसी मानव की जरूरत नहीं होगी। ये क्या है? मानव रहित है, इसलिए ये चर्चा में है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B, नाम याद रखना इसका क्या है? FWD-200B का अनावरण किया है। ठीक, यह विमान बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा बनाया गया है, और इसका निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है। किसके तहत? मेक इन इंडिया पहल के तहत। अब बात कर लेते हैं इस विमान के बारे में। तो ये एक बार में 12 से 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये अधिकतम आपके 370 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, और जमीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये खुद को कंट्रोल कर सकता है, खुद से ही चलेगा। ठीक है, पेलोड क्षमता इसकी 100 किलोग्राम है। साथ ही साथ बात करें यह मानव रहित विमान के महंगे आयात की जो निर्भरता थी उसको ये कम कर देगा। भारत को एक अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन के लिए 250 करोड़ रुपए देने होते थे जब वो खरीदता था, लेकिन ये जो बन करके तैयार हुआ है ये मात्र आपका 25 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो गया है, तो खर्चा भी भारत का अब कम होगा। चलिए बात करेंगे, मुंबई सिटी एफसी ने जीता इंडियन सुपर लीग का खिताब। देखिए इसको जीता किसने है? मुंबई सिटी ने जीता है। तो आपसे यदि कोई पूछे किसके द्वारा जीता गया है तो मुंबई सिटी एफसी का ये दूसरा खिताब होने वाला है। हराया इन्होंने किसको है? हराया इन्होंने सुपर जायंट्स कोलकाता को,
और इस ये जो मुकाबला हुआ था ये आपका कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती किरंगन स्टेडियम में किया गया था। इसमें जानने वाली सिर्फ इतनी ही चीज है। चलो बात कर लेते हैं आगे। तो हाल ही में क्या है, जोस राउल मुलिनो को पनामा का नया राष्ट्रपति चुना गया है। नाम याद हो गया आपको। बात कर लेते हैं पनामा के बारे में। राजधानी इसकी पनामा सिटी है। मुद्रा इसकी बाल्बोआ है। यह विश्व के एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग में से एक माना जाता है। सीमा इसकी कोस्टारिका और कोलंबिया से लगती है। आगे बात करेंगे पुलित्जर पुरस्कार 2024 की। तो हाल ही में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की, जिसमें खोजी रिपोर्टिंग के लिए ये जो पुरस्कार है ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार को प्रदान किया गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स को यह पुरस्कार इजराइल हमास जो वॉर हो रहा था उसकी कवरेज के लिए दिया गया है। ठीक, सार्वजनिक सेवा श्रेणी में यह पुरस्कार प्रो पब्लिका पत्रकार संस्था को दिया गया है। लेखक ग्रेग टेक और गाजा में युद्ध को कवर करते पत्रकार तथा मीडिया कर्मियों को विशेष पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इस बार जिन्होंने भी गाजा में रिपोर्टिंग करी है उन सभी को पुलित्जर 15 पत्रकारिता श्रेणियों में दिया जाता है और 8 कला श्रेणियों में दिया जाता है। इसके तहत पुरस्कार क्या होता है, तो विजेताओं को प्रमाण पत्र और $15,000 तथा सार्वजनिक सेवा श्रेणी में पुरस्कार विजेता को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। पुलित्जर पुरस्कार स्थापना 1904 में हुई थी जोसेफ पुलित्जर के द्वारा। संचालन जो इसका होता है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। ये अपनी वसीयत से धन प्राप्त करते हैं, जो धन होता है वसीयत का धन, वही ये देते हैं पुरस्कार के रूप में। पहला पुलित्जर पुरस्कार 1917 में दिया गया था। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। विक्टोरिया शी यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता हैं। पहली बार वर्ल्ड में किसी ने मतलब इस तरीके इंटरनेशनल लेवल पर अपने लिए कोई आधिकारिक तौर पर मंत्रालय में एक एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता को रखा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, इसको याद रखिएगा। तो यूक्रेन ने ऐसा किया है, यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने क्या किया है कि आधिकारिक तौर पर एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है। इसका नाम रखा गया है विक्टोरिया शी। नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रवक्ता को गेम चेंजर्स टीम द्वारा विकसित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह टीम यूक्रेन में युद्ध से संबंधित आभासी वास्तविकता सामग्री के लिए जानी जाती है। ठीक, जो एनिमेशन में आपको दिखा सके कि ऐसा हुआ होगा, ऐसे वार किया होगा, इस तरीके से कार्य किया होगा। बात करते हैं यूक्रेन की, तो यह पूरी यूरोप में स्थित देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और माल्डोवा, दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से लगती है। राजधानी इसकी कीव है। मुद्रा इसकी रिविनिया है। ठीक है, गणन स्ट्राइक सेकंड अभ्यास के बारे में बात करेंगे कि ये अभ्यास जो है किसके किसके मध्य आयोजित हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना की खड़गा कोर ने पंजाब में गणन स्ट्राइक सेकंड अभ्यास का आयोजन किया। तो कहां पर हुआ है ये, खड़गा कोर, पंजाब। ठीक है, इसका आयोजन भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के तत्वाधान से किया गया है और इसमें थल सेना और वायुसेना दोनों ही हिस्सा लेंगी और कार्य करेंगी। यही इसमें इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल ऑफ व्हील्स परियोजना आखिर ये क्या है। देखिए, मणिपुर सरकार ने इस परियोजना को शुरू किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शायद क्वेश्चन इससे बन सकता है क्योंकि ये पहली ऐसी परियोजना है स्कूल ऑन व्हील्स, यानी कि लोगों के घरों तक उनको जाकर के पढ़ाना, बच्चों को शिक्षित करना, जो लोग इस क्षेत्र से बाहर हैं या फिर जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं उन तक ये शिक्षा पहुंचाई जाए। तो मणिपुर सरकार ने स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम को शुरू किया है। इसका उद्देश्य राज्य भर में राहत शिविरों में आश्रय लेने वाले छात्रों को क्या करना है, शिक्षित करना है, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसका जो यह योजना है इसकी शुरुआत विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ने की है और इसमें मुख्य रूप से उन छात्रों को शामिल किया गया है जो शिक्षा जातीय संघर्ष देख रहे हैं, विस्थापन के कारण प्रभावित हुए हैं। ठीक, स्कूल ऑन जो व्हील्स है वो बस में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी इसमें स्थापित की गई है। बात करेंगे बॉम्बे बकेट ऑपरेशन की, चर्चा में क्यों है ये। तो उत्तराखंड के जंगल में आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने बॉम्बे बकेट ऑपरेशन की शुरुआत करी। इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे बकेट ऑपरेशन बहुत ज्यादा चर्चा में था, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कहाँ के लिए था, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी तभी ऑपरेशन आपका आया।
इसके तहत वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से पानी का छिड़काव करके आग को बुझाया। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया है। ठीक है, बॉम्बे बकेट यानी कि हेलीकॉप्टर में बाल्टी से पानी भरना एंड देन उनको लेकर के जाना। ये विशेष कंटेनर होता है जो हेलीकॉप्टर के नीचे लटका दिया जाता है, वो नदी से पानी इसमें भर लेते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, कोई जा नहीं सकता है, प्रभावित क्षेत्र है उस तरीके का, तो वहाँ पर। त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन, चलिए इसमें देख लेते हैं। तो 9 से 10 मई को 3 सेनाओं के सम्मेलन परिवर्तन चिंतन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, आयोजन में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ द्वारा किया गया है। इसकी अध्यक्षता करी थी CDS अनिल चौहान ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रकृति क्या थी, इसमें सभी त्रिसेवा संस्थानों, सैन्य मामलों के विभाग, मुख्यालय, एकीकृत रक्षा कर्मचारी व तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लेना। फिर पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान, ये क्या है कि पिरुल लाओ और पैसे पाओ, ये उत्तराखंड सरकार ने अभियान शुरू किया था। इसमें पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया गया। ठीक है, इसको राज्य में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए बेसिकली शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत रुद्रप्रयाग जिले से की गई थी। शुरू किस गवर्नमेंट ने किया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। जिला कहाँ से शुरू हुआ है, मतलब किस जिले से, तो रुद्रप्रयाग जिले से ये शुरू हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस अभियान की देखरेख करेगा और इसमें जो सूखे पिरुल हैं, जैसे चीड़ के पेड़ के पत्ते हो गए और भी बहुत सारी चीजें हो गई, तो इनको एकत्र करना है और लेके जाना है। इसके बदले में 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर लोगों को पैसे दिए जाएंगे। ठीक, चलिए पिरुल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पशुओं के लिए बिस्तर बिछाने में होता है, गोबर में मिला के इसका उर्वरक में प्रयोग करते हैं, फलों की पैकेजिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में सौर ऊर्जा का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है भाई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में काम कर रहे थिंक टैंक एम्बर ने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 जारी करी और इसमें पाया कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। इसके अनुसार 2023 में भारत सौर ऊर्जा में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। भारत सिर्फ चीन 584.15 टेरावाट घंटे और अमेरिका 238.12 टेरावाट घंटे से पीछे है। बात कर लेते हैं वर्ष 2023 में, तो भारत की 5.8 बिजली सौर ऊर्जा में उत्पादित हुई है। वर्ष 2015 से यह हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% थी। सैन्य अभ्यास बात करेंगे शक्ति की, तो हाल ही में भारत और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। नाम क्या है इसका, शक्ति नाम है। 13 से 26 मई को ये किया गया है। इसके तहत उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में इसका आयोजन हुआ है। ये जो शक्ति सैन्य अभ्यास है, ये 7वां संस्करण है इसका। 6वां संस्करण 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये होता है आपका भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच और 2 वर्षों में ये एक बार आयोजित किया जाता है, यानी कि द्विवर्षीय कार्यक्रम है। शुरुआत इसकी 2011 में की गई थी। मोहम्मद इदरीस डेबी इट्नो चाड के नए राष्ट्रपति बना दिए गए हैं। तो मोहम्मद इदरीस डेबी इट्नो चाड के नए राष्ट्रपति बने हैं। 2021 से देश के अंतरिम राष्ट्रपति ये थे। जो चाड है वहां पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा चाड के बारे में। चाड उत्तर मध्य अफ्रीका में स्थित एक भू आबद्ध क्षेत्र है, यानी कि इसकी कोई भी सीमा जल से नहीं लगती है, इसके लिए इसको भू आबद्ध क्षेत्र कह रहे हैं ये। ठीक, राजधानी इसकी एम जामेना है और मुद्रा मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक कही जाती है। आगे बात करते हैं कोहिमा शांति स्मारक के बारे में। तो हाल ही में भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी, सुजुकी से सुजुका याद आया, डोरेमोन बोला, तो ये ऐसे याद कर लेना इसको। राजदूत सुजुकी हिरोशी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया। यह स्मारक नागालैंड सरकार के मध्य जापान सरकार और जापानी अंतर्राष्ट्रीय निगम एजेंसी के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। गृह स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध की कोहिमा की लड़ाई के याद में इसको स्थापित किया गया है, नाम याद रख लेना। आगे बात करेंगे वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का क्या कहना है। देखिए, हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम 19 से 17 का आयोजन किया गया। ठीक है,
यह जो आयोजन आपका किया गया, ये किया गया आपके न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, वहां पर। ठीक है, इसमें भारत के वन संरक्षण और टिकाऊ वन प्रबंधन में देश की प्रगति को रेखांकित किया गया। पिछले 15 वर्षों में देश के वन क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2010 से 2020 के बीच यदि बात की जाए तो वार्षिक वन क्षेत्र में शुद्ध वृद्धि के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं मिखाइल मिशुस्टम, रूस के प्रधानमंत्री के बारे में। बने हैं ये नए, तो हाल ही में मिखाइल मिशुस्टन को रूस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और ये वर्ष 2020 में रूस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 2020 से हैं ये। रूस में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद ग्रहण कर सकता है। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो रहेगा। कार्यकाल यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का है वो 6 वर्ष का है। बात कर लेते हैं रूस की, तो राजधानी मॉस्को है, मुद्रा इसकी रूसी रूबल है और रूस की जो संसद है उसका नाम है फेडरल सोब्रानी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दीपाली संघानी की, जो इफ्को के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो बता देना भाई। ठीक, तो हाल ही में दीपाली संघानी को इफ्को का 17वां अध्यक्ष चुना गया है। ये अध्यक्ष के रूप में बलविंदर सिंह नकई का स्थान लेंगे। दीपाली संघानी को वर्ष 2019 में इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। बात कर लेते हैं थोड़ा सा इफ्को के बारे में, तो ये भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है। स्थापना इसकी 1967 में हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। कार्य क्या होता है? उर्वरकों का सतत वितरण हो, सही उर्वरक प्रयोग किए जाएं, लोगों तक उर्वरक की पहुंच हो, उनकी क्वालिटी चेक करना, देखना, इन सारी चीजों पर ये कार्य करती है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या है ये? तो हाल ही में रामचरितमानस और पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह निर्णय एशिया पैसिफिक के लिए विश्व स्मृति की 10वीं बैठक में किया गया और यह बैठक मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में हुई थी। अब देखिए, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है, इसको रखा गया। वहीं यदि बात करें पंचतंत्र, तो इसको लिखा है विष्णु शर्मा ने, पूछ सकते हैं आपसे। और अगर श्रद्धेय लोकन की बात करें तो इसको लिखा है आचार्य आनंद वर्धन के द्वारा। ठीक है, इसको लिखा गया है। तो ये तीनों जिसने लिखा है इनके नाम पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे बढ़ लेते हैं भाई। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर ये किन दस्तावेजों को संरक्षित करता है? तो ये उन दस्तावेजों को संरक्षित करता है जो विरासत का संरक्षण कर रहे हो, जहां पर जो हमारे एंशियंट से रिलेटेड हो, बहुत ही ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसमें हो, उस तक सार्वभौमिक पहुंच में सहायता प्रदान करता है और विरासत के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक भी करता है। ठीक, चलिए, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। पर्वतारोही कामी रीता के बारे में यदि बात की जाए तो नेपाली पर्वतारोही गाइड कामी रीता शेर्पा 29th टाइम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो अब कामी रीता माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बड़ा चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बन गए हैं और एवरेस्ट मैन के नाम से भी इनको अब जाना जाता है। जाना क्या जाता, पहले भी जाना जाता था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की बात करें, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। रटाया तो हमें ऐसा गया था जब हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में थे कि उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। ठीक है, यह नेपाल और तिब्बत जो इसकी सीमा है इस पर स्थित है। तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, जापान ने जीती सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। पूछ सकते हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो जापान ने पेनल्टी शूट में पाकिस्तान को 4-1 से हरा करके सुल्तान अजलान शाह की ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल मैच में मलेशिया के इपो शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में इसको खेला गया था। जापानी पुरुष हॉकी टीम ने पहली बार यह ट्रॉफी जीती है। तो जीती किसने है, याद रखना, यह सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का 30वां संस्करण था। इसमें 6 टीमें शामिल हुई थी, जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इसमें सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी। तो ये भारत ने 5 बार जीती है। इस बार भारत ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था इसमें। 1985 में, 1991 में, 1995 में, 2009 में और 2010 में। इसके बाद से भारत इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये जानने वाली बात है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। 2 साल में एक बार में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक,
चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। इदाशिशा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनी है, इसलिए ये चर्चा में है, पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इदाशिशा नोंगरांग नाम याद रखना है इसका। कहाँ की बनी है? मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी है। ये लज्जाराम बिश्नोई का स्थान लेंगी और कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की पहली महिला डीजीपी थी, यदि आपसे पूछा जाता है तो। ठीक है, वर्ष 2004 में ये उत्तराखंड की डीजीपी नियुक्त की गई थी। ठीक, डीजीपी भारत की किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च नागरिक रैंकिंग वाला अधिकारी माना जाता है या उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख होता है। बात करेंगे हम इंडिया स्किल्स 2024 की। क्या है ये? तो ये कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार की गई देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 15 मई से नई दिल्ली में किया गया था। कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्रालय इसका आयोजन करता है ताकि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा सके और इसमें इंडिया स्किल्स के माध्यम से प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सके। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। सृष्टि खांडागले, भाई ये चर्चा में क्यों है? तो खंडागले चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने एशिया ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीता है और ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। किसमें पदक जीतने वाली? एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में, इसीलिए ये चर्चा में है। नाम क्या है इनका? सृष्टि खांडागले। ठीक, इन्होंने छठी एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिला व्यक्तिगत आयु समूह वर्ग में रजत पदक जीता है। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हांगकांग चीन में आयोजित की गई थी। इसमें 12 एशियाई देशों से 120 एथलीट शामिल हुए थे। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल बहुत टाइम से चर्चा में था। पोर्टेबल अस्पताल यानी कि इसको हम पैक करके कहीं भी ले जा सकते हैं, स्ट्रेचर भी, दवाइयां भी, डॉक्टर भी, सब कुछ होंगे इसमें। ठीक, तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने विमान से पहली बार भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया। परीक्षण का उद्देश्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए पोर्टेबल जो अस्पताल है इसकी जो विश्वसनीयता है उसकी जांच करना था। यह विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, सिर्फ भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का पहला है। इसमें 72 क्यूब्स हैं, इनको आप ज्वाइंट करके कहीं भी ले जा सकते हो। इसमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इसको बहुत ही आसान हो जाएगा। 200 से अधिक घायलों का इलाज इसमें संभव हो सकता है। बात करेंगे रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप दी गई है, इसके बारे में। तो हाल ही में अंग्रेजी लेखक रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्यिक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। यह साहित्य अकादमी द्वारा किसी लेखक को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। रस्किन बॉन्ड का जन्म वर्ष 1934 में कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था और इन्होंने साहित्य में विभिन्न विधाओं का लेखन किया है। इनकी चर्चित कृतियों की बात करें तो वंस अपॉन ए मानसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, लेपर्ड ऑन द माउंटेन है। इनको 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। 1999 में इनको पद्मश्री मिला था। 2019 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है और इनको हम गोल्डन आर्म है इनके पास, इस नाम से भी पुकारते हैं। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुष की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, यह फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का 27वां संस्करण था। कई बार आपसे संस्करण भी पूछ लेते हैं। आयोजन कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। 2021 में भी नीरज चोपड़ा ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्रतियोगी स्विमिंग पूल के बारे में कि ये कहाँ पर है। तो हाल ही में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो प्रतियोगी स्विमिंग पूल है इसका निर्माण भूटान में किया गया है और यह समुद्र तल से 8,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे वर्ल्ड एक्वेटिक्स द्वारा बनाया गया है और इसके निर्माण का उद्देश्य इस क्षेत्र में जलीय खेलों को बढ़ावा देना है। यह पूल्स फॉर ऑल कार्यक्रम का हिस्सा है जिसमें लोगों को इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इस पूल से रिलेटेड एक्टिविटी करे, पूल स्पोर्ट्स को चुने और इनसे संबंधित कार्य करे। पूल फॉर ऑल जो कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था आपका 2019 में और इसका उद्देश्य क्या था? जलीय खेलों को बढ़ावा देना। बात कर लेते हैं वर्ल्ड एक्वेटिक्स की। इसकी स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1908 को। मुख्यालय इसका लॉजन स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे बात करेंगे संयुक्त अरब अमीरात का ब्लू रेजिडेंस वीजा। आखिर क्या है ये? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू रेजिडेंस वीजा लॉन्च किया है और ये जो वीजा है ये किससे है? तो ये वीजा होगा जो
पर्यावरण संरक्षण से जुड़े व्यक्ति हैं, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, जो उसके ज्ञाता हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको ये वीजा दिया जाएगा और इस वीजे को लेकर के वो 10 साल तक वहां पर रह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अवधि 10 वर्ष की होगी। पर्यावरण से संबंधित लोगों को दिया जाएगा। सदस्य कौन कौन आवेदन कर सकता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के सदस्य, पर्यावरण पुरस्कार विजेता जितने भी हैं, पर्यावरणीय शोधकर्ता जितने हैं और प्रतिष्ठित पर्यावरण कार्यकर्ता जितने भी हैं। अच्छा, ये जो वीजा लॉन्च किया गया है, आपको क्या लगता है क्यों लॉन्च किया गया होगा? ताकि वो अपने यहाँ पर क्लाइमेट से रिलेटेड चीजों का जो निवारण है उसको देख सके, कार्य करवा सके, अपनी चीजों को समझ सके। इसलिए बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। तो यह पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप पर स्थित देश है। इसकी सीमा ओमान और सऊदी अरब से लगती है। राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा इसकी यूएई दिरहम है। आगे बात करेंगे लॉरेंस वोग। लॉरेंस वोग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, और ये स्थान लेंगे ली सीन लूंग का। सिंगापुर के जो पहले प्रधानमंत्री थे ली कुआन यू थे। सिंगापुर के बारे में बात करें तो 1963 में ये ब्रिटेन से अलग हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी। पश्चिम में मलक्का जल संधि, दक्षिण में सिंगापुर जल संधि, पूर्व में दक्षिण चीनी सागर और उत्तर में जोहोरो जल संधि। हर तरफ से ये सिर्फ कैसा यह देश है कि इसमें जल संधि ये शेयर कर रहा है। राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम है। राजधानी सिंगापुर है। मुद्रा इसकी सिंगापुरी डॉलर है। बात करेंगे वेनेजुएला के सभी ग्लेशियर्स के बारे में जो कि समाप्त हो चुके हैं। न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेनेजुएला में अपने जितने भी ग्लेशियर्स थे उनको खो दिया है। ठीक, 1910 में वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर थे और 1000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए थे। 6 में से 5 ग्लेशियर वर्ष 2011 में ही खत्म हो गए थे और बचा आपका हम्बोल्ट ग्लेशियर। तो ये अपने वास्तविकता के लिए संघर्ष कर रहा है और 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र में अब ये सिमट गया है। इसके कारण क्या हुआ है कि ये ग्लेशियर से बर्फ के मैदान में तब्दील हो गया है। ग्लेशियर मूल रूप से बर्फ के बड़े और मोटे समूह हैं जो सदियों से बर्फ जमा होने के कारण भूमि पर बनते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज कहाँ किया जाता है? कई बार आप देखते हो कि हम फलों को पकाने के लिए इसका यूज करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। इसी को लेकर के यहाँ पर बात की गई है और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कैल्शियम कार्बाइड पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्ती से उसका अनुपालन करने की चिंता जाहिर करी। बोला है कि इसको आपको सख्ती से इस दिशा निर्देश का पालन करना है। यदि हम कैल्शियम कार्बाइड को खाते हैं तो क्या होता है हमारे साथ? हमें चक्कर आता है, उल्टी आती है, प्यास लगती है, जलन होती है, कमजोरी फील होगी। ठीक है, त्वचा से संबंधित अल्सर जैसी गंभीर जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक, इस पर निषेध, ये जो आप प्रयोग कर रहे हैं, जो भी लोग कार्बाइड का यूज करते हैं, तो खाद्य सुरक्षा मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियमन 2011 के तहत फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, लेकिन हम पका किससे सकते हैं? तो एथिलीन गैस का यूज कर सकते हैं। इसके बजाय यदि हम पकाना चाहें तो वो ज्यादा सेफ है। बात करेंगे सिक्किम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रणाली की। तो सिक्किम परिवहन विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करने वाला है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यातायात प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और विनियामक क्षमताओं में सुरक्षा प्रदान करना, सुधार करना। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ये जो प्रणाली है ये क्या करेगी? तो सड़कों पर जितने भी वाहन चल रहे हैं उनके इंश्योरेंस, पीयूसी, फिटनेस आदि को स्वचालित तरीके से चेक कर लेगा और अगर किसी कागजात में कोई कमी पाई जाती है तो वाहन का ई चालान जनरेट कर दिया जाएगा तुरंत ही। अभी पहले फेज में ये सिक्किम के 16 जगहों पर ये सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके बाद पुलिस की ओर से फीडबैक लिया जाएगा। यदि सही रहेगा देन इसको आगे वहां पर पूरी तरीके से लगा दिया जाएगा। गोपी थोटाकुरा बने पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखिए, पर्यटक अलग है और अंतरिक्ष पर यात्रा करने के लिए जाना यानी कि किसी उद्देश्य से जाना वो अलग है। तो गोपी थोटाकुरा भारत के पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं। ठीक है, 19 मई ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के तहत दल में शामिल होकर के अंतरिक्ष में गए थे। ये राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय जरूर हैं, लेकिन राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे वर्ष 1984 में।
ठीक, बात कर लेते हैं न्यू शेपर्ड 25 मिशन के बारे में। तो कुल 6 अंतरिक्ष पर्यटक शामिल थे, 10 मिनट के लिए गए थे। इसके बाद अंतरिक्षयान धरती पर सुरक्षित वापस आ गया। न्यू शेपर्ड प्रोग्राम के लिए 7वीं और इतिहास की 25वीं मानव उड़ान थी। इसके तहत इस प्रोग्राम में 31 लोग करमन रेखा के ऊपर इनको ले जाया गया था। करमन रेखा समुद्र से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। ये वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच पारस्परिक सीमा जो है वो बनाती है। मोहम्मद मुकबर ईरान के नए राष्ट्रपति बने। आप सभी को पता है ईरान के राष्ट्रपति की हत्या हो गई थी, हत्या ही हुई थी प्लेन क्रैश में, तो उसके बाद नए राष्ट्रपति की जरूरत थी, तो नया राष्ट्रपति बनाया गया। किसे? राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मृत्यु हुई हेलीकॉप्टर क्रैश में। इसके बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबर देसफूली को ईरान का अंतिम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, ईरान के उपराष्ट्रपति पद के लिए सीधा चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को चुनता है। ईरान के संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की शक्तियों और जिम्मेदारियों को ग्रहण करता है। भारत में क्या है कि यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, कौन बनेगा राष्ट्रपति, कौन उनकी शक्तियां संभालेगा और कितने महीने के भीतर चुनाव करा करके नए राष्ट्रपति चुनने की अनुमति दी गई है। चलो बताओ कौन कार्यभार संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, उपराष्ट्रपति होगा, कौन होगा? मेरे को क्वेश्चन बताना। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति अधिकतम 50 दिनों की अवधि के भीतर एक नए राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था के लिए बाध्य है। ठीक है, ईरान की बात करें तो यह पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। ईरान की सीमा लगती है इराक से, तुर्की से, अजरबैजान, अर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से। यह उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी तेहरान है और यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट दमावंद। बात करेंगे एस्ट्रोसैट वेधशाला की, तो भारतीय खगोलविद ने एस्ट्रोसैट वेधशाला के माध्यम से ब्लैक होल के आसपास की जो गैस अभिवृत्ति है और जो सापेक्ष जेट निर्माण है इसका भौतिकी पर एक महत्वपूर्ण खोज करी है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्कारबोरो शोल क्या है? तो फिलीपींस के चीन को स्कारबोरो शोल की अंतर्राष्ट्रीय जांच करने के लिए कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि फिलीपींस ने चीन पर इस शोल की समुद्री पर्यावरण को नष्ट करने का आरोप लगाया है। अब हमारे लिए स्कारबोरो शोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कारबोरो शोल जो फिलीपींस है इससे लगभग 220 किलोमीटर दूरी पर स्थित दक्षिण चीनी सागर में छोटी चट्टान और द्वीपों की एक श्रृंखला है। चीन और फिलीपींस के बीच ये विवाद का प्रमुख बिंदु है। दोनों ही इसके होने का दावा, दोनों ही कहते हैं कि ये उनका है। ठीक है, वर्ष 2012 में ये चीन के नियंत्रण में आ गया था। ठीक, तो इसको लेकर के बार बार चर्चाएं होती रहती हैं। चीन क्या करता है, इस तटवर्तीय क्षेत्र को हुआंगयांग द्वीप कहता है और इस क्षेत्र पर ऐतिहासिक आधार पर दावा करता है कि इसके अनुसार इस क्षेत्र पर उसका स्वामित्व युआन राजवंश से जुड़ा हुआ है। वहीं फिलीपींस इस आधार पर यहाँ पर दावा करता है कि फिलीपींस के जो मुख्य द्वीप लुजोन है इसके काफी करीब है और विशेष आर्थिक स्थिति इसके लिए इंपॉर्टेंट है। विलियम लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाम याद रखना, विलियम लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सदस्य थे। ताइवान तो ये चीन के दक्षिण पूर्व तट से लगभग 100 मील दूर पर स्थित है। जैसे ही ताइवान के नए राष्ट्रपति बने थे, चीन ने उसके तट पर जाकर के वहां पर हमला करना शुरू किया। प्रैक्टिसेस जो थी वो शुरू की थी परमाणु हथियारों की। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के बारे में। तो इसमें हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये आपका जो यात्रा और पर्यटन सूचकांक है ये जारी किया गया है। कई बार पूछ लेते हैं किसके द्वारा जारी किया गया है, तो जारी किसके द्वारा किया गया है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इसको जो जारी किया गया है इंग्लैंड के जितने भी विश्वविद्यालय हैं इनके सहयोग से जारी किया गया है। इन लोगों ने पूरा इस पे रिसर्च किया, देखा एंड देन इसको जारी किया। इसमें 119 देशों को शामिल किया है। भारत इस सूचकांक में 39वें स्थान पर है। वर्ष 2022 में 54वें स्थान पर था। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले और मिली सबसे अंतिम स्थान पर है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाल ही में माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित जेनी एरपेनबैक के उपन्यास कैरोस को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। जेनी एरपेनबेक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की पहली जर्मन विजेता हैं। ठीक है, कैरोस पूर्वी जर्मनी के अस्तित्व के अंतिम वर्षों के दौरान एक उलझे हुए प्रेम संबंध की कहानी है। इसको ये पुरस्कार दिया है। इसके तहत दिया क्या जाता है, तो इसमें 50,000 पाउंड का जो पुरस्कार राशि है प्रदान की जाती है, जिसको समान रूप से अनुवादक और जिसने लिखा है उसके बीच बांट दिया जाता है। इसके अलावा शॉर्टलिस्ट किए गए जो लेखक और अनुवादक हैं इनको 2,500 पाउंड दिए जाते हैं।
अच्छा, इसके लिए आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये गैर अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य को मान्यता देने के लिए शुरुआत की गई थी, तो इसका सबसे पहले होता है अंग्रेजी अनुवाद और इसके बाद इसको प्रकाशित किया जाता है यूके और आयरलैंड में, तब ये आवेदक आप कर सकते हो इसके तहत। प्रोजेक्ट उद्भव की बात कर लेते हैं, क्या है ये, तो भारतीय वायुसेना ने प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की है। इसके तहत जितने भी हमारी महाभारत और पुराणों में किस प्रकार से युद्ध किया जाए, कैसे अपने आप को बहुत संयमित रखा जाए, किन किन का जो कला है, जो विधाएं हैं, इन सब के बारे में जागरूक करना सेनाओं को, और यदि इनका यूज हो सकता है सेना के अंदर तो यूज करना, तो इसके तहत ये प्रोजेक्ट उद्भव आपका लाया गया है। बात करते हैं स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य बन गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य देश हो गया है अब, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की। तो स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फोरम कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन के दौरान। मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है। और ये क्या करता है, ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित कार्य करता है। सागा दावा त्योहार की बात कर लेते हैं, तो हाल ही में सिक्किम में सागा दावा जो त्योहार था वो मनाया गया। सागा दावा प्रतिवर्ष तिब्बती बौद्ध कैलेंडर में चौथे महीने के 15वें दिन मनाया जाता है, और इसको इसलिए इम्पोर्टेंट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि ये जो महीना है और ये जो दिन है ये बौद्ध के लिए समर्पित है, और तिब्बत में सागा का मतलब चौथा और दावा का मतलब महीना होता है। इस दिन जो मठ है उनमें प्रार्थनाएं की जाती हैं, कार्य किया जाता है। इसको पूरे वर्ल्ड में हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। सिक्किम में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े त्योहारों में से एक होता है, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई और निर्वाण प्राप्त हुआ। इसको ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, जनरल टू लैम वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो जनरल टू लैम को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ये पहले वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री थे। वियतनाम की बात करें तो इसकी सीमा लगती है आपकी लाओस, चीन और कंबोडिया से। राजधानी हनोई है, वियतनामी डोंग इसकी मुद्रा है। बात करते हैं हम आगे फिडेल्फी कॉरिडोर की। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इस पर इजराइल ने पूर्ण रूप से काबू कर लिया है, और यदि इजराइल ने फिडेल्फी कॉरिडोर पर काबू किया इसका मतलब उसने इजराइल ये जो हमारा गाजा था उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। तो इसे फिडेल्फी रूट के नाम से भी जाना जाता था। ये गाजा और मिस्र के बीच 14 किलोमीटर लंबा क्षेत्र था, जिससे ये लोग क्या करते थे, गाजा से मिस्र की तरफ जाते थे। ये इनके लिए एक लाइफ लाइन की तरह कार्य करती थी। लाइफ लाइन जो फिडेल्फी कॉरिडोर है इसको हम इसलिए भी कहते हैं। ये 1979 की शांति संधि के हिस्से के रूप में इजरायली सशस्त्र बलों द्वारा नियंत्रित और गश्त वाले बफर जोन के रूप में स्थापित की गई थी। 2005 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजरायल गाजा पट्टी से हट गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, गितानस नौसेदा बने लिथुआनिया के राष्ट्रपति। तो इनको देख लेते हैं। गितानस नौसेदा नाम याद रख लेगा, पूछ सकते हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए इनको लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुना गया है। बात करें लिथुआनिया की, तो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। इसकी सीमा लातविया, बेलारूस, पोलैंड और रूस से लगती है। राजधानी इसकी विनियस है और मुद्रा यहाँ पर क्या है, यूरो है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत पहली बार बना कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष इसलिए चर्चा में है। तो हाल ही में भारत ने वर्ष 2024 और 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। कोलंबो प्रोसेस दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी श्रमिक मूल देशों की एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। कोलंबो प्रोसेस की स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। इसे श्रीलंका के कोलंबो में लॉन्च किया गया था। इसका नाम कोलंबो प्रोसेस इसीलिए रखा गया है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक मंच प्रदान करता है और श्रमिकों को विदेश भेजने के संबंध में बातचीत करता है। इसमें 12 देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भारत, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम। इसके तहत भारत के श्रमिक इन 12 जगहों पर जा सकते हैं, कार्य के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की प्रमुख न्यूज़, नॉट आज की, पूरे मंथ की आपकी कंप्लीट न्यूज़ जो हमने कंप्लीट देखी। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने पूछे हैं, मुझे उसका आंसर ज़रूर देना। इसका फीडबैक भी देना कि इसमें और क्या चीज़ें मैं ऐड कर सकती हूँ, किस तरह की न्यूज़ेस इसके अंदर मैं रख सकती हूँ, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ना होता है, मुझे पढ़ाना होता है। आप किस फॉर्मेट में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इसका ध्यान मुझे ज़रूर रखना है। तो आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।